मातृभूमि के सेवा व्रतधारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सादा रहन सहन और आदर्श विद्यार्थी जीवन। राजेंद्र बाबू ने अपने समय का विभाजन इस प्रकार किया था कि एक क्षण भी बर्बाद ना हो। वे पढ़ने के समय पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ते थे और खेल के समय उत्साहपूर्वक खेलते भी थे। उन्हें भाषण देने का भी शौक था और वे विद्यार्थियों की संस्थाओं में प्रायः उपयोगी विचार प्रकट किया करते थे। यह सब होने पर भी उनकी सादगी सर्वोपरि थी, जिसका उदाहरण मिल सकना कठिन है। इस संबंध में उनके जीवन चरित्र में एक स्थान पर कहा गया है कि वे सादे कपड़े और सादा विचार ही रखते थे और सादी जिंदगी बिताना उन्हें पसंद था। तड़क भड़क और बनाव श्रृंगार से उनको बहुत ज़्यादा घृणा थी। चेहरे पर एक अजीब तेज उनके चेहरे पर दिखाई देता था। सादे कपड़े में भी कोई खास आकर्षण छिपा रहता था। जो देखता था इनकी ही तरफ खिंचा चला जाता था। किसी ने इनकी इस विशेषता को देखकर ही कहा था कि यह लड़का बड़ा होने पर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेता बनेगा। एक अन्य लेखक ने लिखा है कि गांधी जी की सादगी, सच्चाई, नम्रता और सेवा भाव को सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनाया था। वे बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले दिखलाई पड़ते थे और यदि कोई अनजान व्यक्ति उनको देखता तो कभी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वे इतनी बड़ी विभूति होंगे। वे बिल्कुल एक किसान की तरह दिखाई पड़ते थे। चेहरे तथा रहन सहन की सादगी को देखकर बहुतों को निराशा ही हाथ पड़ता था। निराश होने के कारण यह था कि वे राजेंद्र बाबू के विषय में अपने मन में लंबी चौड़ी कल्पना बनाए रहते थे, पर जब उनको दर्शन करते तो कल्पना और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ता। तब वे विचार करने लगते कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसे उसकी महान सेवाओं के उपलक्ष्य में कांग्रेस की अध्यक्षता और देश के राष्ट्रपति का पद अर्पित किया गया है। चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी से परिचय। वास्तव में राजेंद्र बाबू बाहर तथा भीतर से भी पूर्णतः आडंबर शून्य थे। उनको देखकर कोई भी यह जान ही नहीं सकता था कि ये अपार योग्यता और विद्वता के धनी हैं। वे स्वयं सदैव चुपचाप पीछे ही रहते और अपने विषय में कभी कुछ प्रकट करने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए जब लखनऊ कांग्रेस में बिहार के कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से चंपारण के किसानों के कष्ट निवारण का प्रस्ताव पास हो गया और गांधी जी इस संबंध में जांच करने को वहां पहुंच गए, तब उनको राजेंद्र बाबू के विषय में कुछ भी पता नहीं लगा। पर बिहार के कार्यकर्ता जानते थे कि अगर इस कार्य को सफल बनाना है तो उसमें राजेंद्र बाबू का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पटना पहुंचने पर वे लोग उनको राजेंद्र बाबू के बंगले पर ही ले गए। संयोगवश उस समय वे वहां उपस्थित नहीं थे। कार्यवश 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए थे। गांधी जी ने भी उस समय तक भारत में कोई कार्य नहीं किया था। थोड़े से ही लोग उनसे परिचित थे। इसलिए राजेंद्र बाबू के नौकर चाकरों ने भी, जो वहां उपस्थित थे, गांधी जी की तरफ से विशेष ध्यान उनके ऊपर नहीं दिया। इस प्रकार एक ऐसा संयोग बन गया कि जो 2 आत्माएं कुछ समय बाद भारतवर्ष के उद्धार में प्रमुख भाग लेने वाली थीं, वे प्रथम प्रयत्न में एक दूसरे से अपरिचित और असंबद्ध ही रह गईं। गांधी जी तो अपने कार्यक्रम के अनुसार समय पर चंपारण पहुंच गए। वहां पहुंचने पर जांच का कार्य भी शुरू करने के पूर्व ही उनको तिरहुत कमिश्नरी के अधिकारी का नोटिस मिला कि उनके काम में शांति भंग होने की आशंका है। इसलिए वे 24 घंटे के भीतर चंपारण से बाहर चले जाएं। गांधी जी कभी किसी अन्याययुक्त आज्ञा के सम्मुख सिर नहीं झुकाते थे। उन्होंने उसी समय इस आदेश को अमान्य कर दिया, पर उनके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि यदि सरकार उनको पकड़कर जेल खाने में बंद कर देगी तो उसके बाद आंदोलन का संचालन कौन करेगा। उसी समय राजेंद्र बाबू अपने कुछ साथियों को लेकर गांधी जी के साथ काम करने को आ पहुंचे। वे उस समय भी अपने ठोस सेवा कार्यों के कारण बिहार के निवासियों का पूर्ण रूप से विश्वास प्राप्त कर चुके थे और उनके पीछे चलने को वहां की जनता तुरंत तैयार हो जाती थी। इसलिए राजेंद्र बाबू के चंपारण पहुंचने पर ही गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की योजना बनी और सरकार द्वारा दमन होने की दशा में सत्याग्रहियों के अनेक जत्थे बनाए गए, जिनमें एक का नेतृत्व राजेंद्र बाबू ने किया। सर्वप्रथम जत्थे के नेता मजहरुल हक को नियुक्त किया गया, जो कि एक वृद्ध मुस्लिम और सज्जन थे और एक प्रसिद्ध बैरिस्टर भी थे। हक साहब उस समय जो गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, अब तक जीवित रहे कभी किसी कठिनाई से पीछे नहीं हटे और लगातार स्वाधीनता संग्राम में सहयोग देते रहे। अब चंपारण की जांच का काम आरंभ हुआ।
राजेंद्र बाबू ही इसमें प्रमुख थे। उन्होंने अपनी वकालत बंद कर दी थी और कई महीने तक नील की खेती करने वाले अंग्रेज जमींदारों द्वारा गरीब किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लोगों के बयान लिखते रहते थे। उधर गोरे जमींदार तो उछल कूद मचा ही रहे थे। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर गांधी जी मेरी जमींदारी में जांच करने आएंगे तो उनको गोली मार दूंगा। अन्य सब कार्यकर्ताओं को भी वे खूब धमकाते थे, पर जब इन बातों की परवाह ना करके राजेंद्र बाबू और उनके साथियों ने 5-6 महीना परिश्रम करके 20-25 हजार किसानों की गवाहियां बकायदा लिखकर तैयार कर ली, तब सरकार की आंखें खुली। बिहार के गवर्नर ने इस मामले की जांच के लिए एक सरकारी कमेटी को नियुक्त कर दिया। गांधी जी को भी उसका एक सदस्य बना दिया गया। गांधी जी के पास तो नीलहे गोरों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा पहले से ही इकट्ठा था। सरकारी कमेटी ने भी किसानों पर अन्याय और अत्याचार होने की बात को ठीक ठाक मान लिया था और तब सरकारी आदेश में वह 3 कठिया नामक अन्याय मूलक प्रणाली सदा के लिए बंद कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप चंपारण के किसानों की काया पलट हो गई और आज वह प्रदेश भारतीय चीनी व्यवसाय में प्रमुख माना जाता है।